प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि आज हम आपको न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको जड़त्व के बारे में समझाया। अब है हमारे पास संवेग, मोमेंटम। देखिए, सपोज हमारे पास कैरम की दो गोटियां हैं, एक बड़ी गोट है और एक क्या है, छोटी गोटी। इनको समान बल से हमने जो है हिट किया हुआ है, तो आप देखेंगे जिसका द्रव्यमान कम होगा वो तीव्र वेग से चलेगी और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो कम वेग से चलेगी। एक बात। दूसरी बात आती है कि हमारे पास दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है और इन दोनों वस्तुओं को एक समान वेग से हमने चलाया। क्या बोला मैंने कि दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान अलग अलग हैं और इनको हमने जो है क्या करना है, समान वेग से चलाना है। तो समान वेग से चलाने के लिए जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस पर ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसको चलाने के लिए, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसके लिए कम बल की आवश्यकता होगी, लेकिन जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। ये आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के अवस्था परिवर्तन करने के लिए उस पर लगाया जाने वाला जो बल है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इन दोनों उदाहरणों से आपने समझ लिया होगा कि कैरम की गोटी है, एक जो है बड़ी गोटी है, एक छोटी गोटी है। ठीक, समान बल से हमने उनको स्ट्राइक किया, उसको हमने जो है उंगली से टच किया, तो जो हल्की गोटी होगी तो उसमें ज़्यादा वेग आएगा और जो भारी गोटी होगी उसमें कम वेग आएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। ऐसे मैं दूसरे उदाहरण में बोल रहा था कि भाई दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, अब उनको जो है एक समान वेग से हमने चलाना है। तो जो हल्के द्रव्यमान की होगी या जो कम द्रव्यमान की वस्तु होगी उसको कम बल की आवश्यकता होगी और जो ज़्यादा द्रव्यमान की वस्तु होगी उसको ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब कि वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने के लिए ये आवश्यक है कि उसका द्रव्यमान क्या है, उस पर उसी हिसाब से जो है बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है, एक और आप उदाहरण समझे। क्रिकेट की गेंद है, एक जैसी क्रिकेट की गेंद है, एक बहुत तेज से चल रही है, उसको रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता हुई, और एक जो है धीरे धीरे करके हमारे पास आ रही, तो उसको रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता हुई। तो दोनों के बलों को आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यानी जो तीव्र वेग से आ रही है उसको जो है ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी रोकने के लिए, और जो स्लो आ रही है उसको रोकने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो बल लगाया जाता है वो बल दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो उसका वेग क्या है और दूसरा उसका द्रव्यमान कितना है, कि कितना उसका द्रव्यमान है, कितना उसका वेग है। इन दोनों बातों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। यानी P = mv, यानी द्रव्यमान गुणा गए वेग, यानी P = mv। देखिए, एक नई चीज है ये, इसका मात्रक भी आपको समझना चाहिए। द्रव्यमान यानी किलोग्राम, वेग यानी मीटर
बटे सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड। इसकी बीमा भी आपको पता होनी चाहिए, बीमा भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। m द्रव्यमान का हो जाएगा L, इसका हो जाएगा, और ये बटे अपॉन में t है क्योंकि सेकंड है, तो ये क्या हो जाएगा mLT की पावर -1। तो ये इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका। अब इसके लिए दो स्थितियां आती हैं। ठीक है, तो दो स्थितियों में हम संवेग को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि पहली कंडीशन है कि भाई हमारे पास एक समान वेग से गतिमान m1 व m2 द्रव्यमान की वस्तु। अब इसमें भी कंडीशन है, देखिए कि भाई m1 चलिए m1 लेस देन m2 या m2 ग्रेटर देन m1। तो ऐसी कंडीशन में पहली वस्तु का जो संवेग होगा p1 इजिकल टू m1v, क्योंकि दोनों के वेग क्या है, समान है, ये पहले मैं लिख चुका हूँ। और p2 बराबर क्या हो जाएगा m2v। तो इस प्रकार से हमारे पास p1 बटे p2 इजिकल टू क्या हो जाएगा m1v बटे m2v। तो v से v कट जाएगा, तो p1 बटे p2 बराबर m1 बटे m2। अब देखिए क्योंकि m1 की जो वैल्यू है m2 से छोटी है ना, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ m1 बटे m2 लेस देन 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देखिए p1 बटे p2 लेस देन 1, यानी p1 लेस देन p2। अब p1 यानी पहली वस्तु क्या है, जो कम द्रव्यमान की वस्तु है, और p2 क्या है, दूसरी वस्तु यानी जिसका द्रव्यमान क्या है ज़्यादा है, तो उसका संवेग क्या है, ज़्यादा है। अतः अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का संवेग क्या होगा, अधिक होगा। ये अधिक है। ठीक है, एक दूसरी बात आती है कि अगर मैं बोलूं कि एक समान द्रव्यमान की दो वस्तु हैं और उनके वेग क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इसी में अगर मैं दूसरी बात अगर करूं कि ये कहा मैंने, एक समान द्रव्यमान की वस्तु जिनके वेग क्या है, v1 और v2 है। अब इसमें भी क्या है, v1 मान लीजिए लेस देन v2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, v1 बटे v2 लेस देन 1 हो जाएगा। तो तब क्या हो जाएगा, ये p1 इजिकल टू m v1 और p2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, m v2। तो p1 बटे p2 बराबर क्या हो जाएगा, m v1 अपॉन m v2। तो m से m कट गया, तो ये हो जाएगा p1 बटे p2 बराबर v1 बटे v2। ठीक है, अब देखिए v1 बटे v2 क्या है, 1 से छोटा है, तो हम क्या कह सकते हैं, p1 बटे p2 लेस देन 1। या इसको और अगर आगे मैं बढ़ाऊं तो p1 लेस देन p2। तो p1 माने जो अधिक वेग वाली वस्तु है उसका संवेग क्या हो जाएगा, नहीं, जो कम संवेग वाली वस्तु है उसका संवेग कम होगा, जिसका वेग ज़्यादा होगा उसका संवेग क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो कहने का मतलब अधिक वेग वाली वस्तु का संवेग अधिक होगा। तो इस प्रकार से ये था आपका संवेग, और मुझे ये लगता है कि आप इससे अच्छे ढंग से समझ गए हैं। और फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और वो है आपका न्यूटन गति विषय का दूसरा नियम, तो उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।